नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में रविवार को कोरोना के मामले कम जरूर आए हैं, लेकिन खतरा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला भी लिया है। अब निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट किया जाएगा। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बीएचयू इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यानी यूपी में हर मरीज को हर हाल में इलाज मिलेगा। योगी सरकार की सख्ती के बाद कैसा है अस्पतालों का हाल और कैसी है ऑक्सीजन की आपूर्ति, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम सड़कों पर उतर चुकी है। उनसे ही जानते हैं हम कि इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़े फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं। और कानपुर से हमारे सहयोगी श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा शबाब के पास चलते हैं। शबाब, सीएम योगी की तरफ से जितने भी निर्देश दिए गए हैं, खासतौर से ये कि किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस न लौटाया जाए, हर हाल में उसका इलाज हो, फिर चाहे सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में, क्या तस्वीर इसको लेकर देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री का कल ये दिशा निर्देश आया था, जिसके बाद से अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की हर संभव प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड पर बहुत धीरे होता नज़र आ रहा है। सरकार इस बात को कह रही है कि किसी को भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होनी चाहिए, मरीजों को अस्पताल में बेड ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अस्पतालों के बाहर खड़ी हुई मरीजों की भीड़ इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से ग्राउंड पर तेज़ी के साथ अमल में नहीं आ रही हैं। ऑक्सीजन के जहाँ जहाँ प्लांट हैं, चाहे फिर लखनऊ से सटे देवा रोड की बात हो या फिर नादरगंज में जो प्लांट है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरा जा रहा है, वहाँ पर हजारों लोगों की लंबी लंबी भीड़ ये बताती है कि अभी भी सारी चीजें बेहतर नहीं हैं। सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद क्वारंटीन रहते हुए दिशा निर्देश लगातार जारी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो ज़मीन पर हैं उनको ख़ासतौर से तेज़ी के साथ बेहतर करने की ज़रूरत है। उन अफसरानों पर यह ज़िम्मा है जिन पर मुख्यमंत्री ने इस बात की जो है जिम्मेदारी सुनिश्चित की है कि कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक हज़ारों लोगों के मैसेज आते हैं कि कहीं कोई बेड हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, कहीं कोई सिलेंडर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश निश्चित तौर पर सुखद एहसास कराते हैं, लेकिन उन अफसरानों पर बड़ा जिम्मा है जिनको इन निर्देशों को जो है ग्राउंड पर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं, हर संभव मदद हो सके इस बात के ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। कहा यह भी गया है कि जिन मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेड ना मिल सके और वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम ना हो, उनका सरकारी दरों पर इलाज जो है वो अस्पतालों में किया जाए। ठीक है, कानपुर से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। श्याम, सीएम के निर्देश का क्या असर देखने को मिल रहा है कानपुर में? निश्चित तौर पर सीएम ने जो निर्देश दिए हैं वो मरीजों के लिए आगे आने वाले समय में कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस पर कोई सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जिन मरीजों के पास आरटी-पीसीआर की जांच नहीं है, उनको ना तो कोविड अस्पताल ले रहा है और ना ही नॉन कोविड हॉस्पिटल ले रहा है। और आरटी-पीसीआर की जांच कानपुर में अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन में आ रही है। तो कई मरीजों की मौत इलाज के अभाव में हो जाती है। वो ना तो कोविड हैं और ना ही उनको कोई कोविड के लक्षण है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी उनको अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा है। अगर कोविड हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ पर वेटिंग है। लगातार जो मरीज पहुँच रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ता है। कोई अगर मरीज डिस्चार्ज होता है या उसकी हालत में सुधार होता है, उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, तब उसे जगह मिल पाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में निश्चित तौर पर थोड़ा सुधार जरूर आया है। जिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी वहां पर ऑक्सीजन पहुंच रही है। इसके अलावा जिन प्लांट्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही थी, उन कतारों में थोड़ी सी कमी देखने को मिली। लेकिन एक चीज और यहाँ पर है गौर करने वाली कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो मार्केट से गायब हो चुके हैं। जिन लोगों ने सिलेंडर ले लिए हैं, जो दुकानों से किराए पे सिलेंडर लाए हैं, वो उनको वापस नहीं कर रहे हैं। आपदा में लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में उनको फिर से जरूरत पड़ी तो उनको सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे। तो लोगों को भी ये बात सोचने की जरूरत है कि इस वक्त पर जब ये कठिन दौर है तो उन्हें सिलेंडर्स को दबाना नहीं चाहिए। जिन लोगों को इस वक्त काम आ सकते हैं उनको मुहैया करा देने चाहिए। सही बात। आगरा से आरिफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाम, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। आरिफ, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है आगरा से?
देखिए अमित, आगरा में लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ेबाजी कर रहा है आगरा का प्रशासन, लगातार तमाम दावे कर रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री तमाम तरह के निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी मरीज को लौटाया नहीं जाएगा, हर हाल में उसको भर्ती करना होगा। लेकिन हालात जो है बिल्कुल अलग है। आगरा में हालात ये है कि मरीज सड़कों पर पड़े हुए हैं, ये हाल है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये बात अलग बात है कि आगरा का प्रशासन, आगरा के अधिकारी ऊपर लेवल पर, लखनऊ लेवल पर गुमराह कर रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन हालात बद से बदतर है। मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं, क्वारंटीन होने के बाद भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आगरा में कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमित, सबसे खास बात यह है कि ऑक्सीजन के लेकर तमाम दावे करते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति है। अभी एक सूत्र ने बताया है कि एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, यानी कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है यहाँ लेवल पर ज्यादा है, लेकिन प्रशासन उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। भले ही वो लखनऊ बता रहा हो कि पूरी ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार को सोचना होगा कि जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या जिस तरह से गलत बताया जा रहा है उसको अलग से फीडबैक ले और एक्शन ले। सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। अमित, सिर्फ निर्देश से काम नहीं चलेगा, एक्शन भी लेना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और स्टे लेकर आई थी। आज उसी मामले की हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी, जिसमें यूपी सरकार कोरोना कंट्रोल की पॉलिसी के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दे सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोरोना से निपटने के प्लान के बारे में सरकार से सवाल किया था और आज इस बाबत सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या पॉलिसी है, संक्रमण से और ज्यादा लोग चपेट में ना आए, लोगों को वक्त पर इलाज मिल पाए, अस्पतालों में बेड उपलब्ध हो पाएं, साथ ही ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता है। इन तमाम मसलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पहले ही उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था और उसी आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वहां से यूपी सरकार को स्टे मिल गया था। आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए तमाम सवालों का यूपी सरकार को जवाब देना है कि कोविड प्रबंधन की क्या तैयारियां हैं, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ सुविधाएं हैं, संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ सरकार की पॉलिसी है और जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनकी टेस्टिंग, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ सरकार की योजना है। इन तमाम मसलों पर आज यूपी सरकार को अपना जवाब देना होगा। और एक बड़ी खबर रायबरेली से, एम्स में कोविड अस्पताल शुरू हो जाएगा। 50 बेड का L3 हॉस्पिटल आज यहां पर शुरू किया जाएगा। L2 से रेफर मरीजों का यहां पर इलाज किया जाएगा। सुबह 9 बजे अस्पताल का उद्घाटन होना है। ये बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं। एम्स में कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत होनी है। 50 बेड का L3 हॉस्पिटल यहां पर बनकर तैयार हो गया है। आज उसका उद्घाटन होगा। L2 से जिन मरीजों को रेफर किया जाएगा यहां पर उनका इलाज किया जाएगा। L3 लेवल का यह हॉस्पिटल है। 50 बेड की यहां पर सुविधा है और रायबरेली एम्स में इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपसे थोड़ी देर बाद यानी 9 बजे इसका उद्घाटन होगा। और रायबरेली से हमारे सहयोगी मोहन कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी, अमित आपको बताना चाहेंगे, अब से थोड़ी देर बाद रायबरेली जिला प्रशासन और एम्स के प्रशासन के लोग जो है मिलकर इस औपचारिक L3 अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर अगर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो एम्स के प्रशासन ने बताया है कि इसमें 10 बेड वेंटिलेटर के रहेंगे और 8 बेड जो है बाईपाइप के रहेंगे, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती। और इसके अलावा वार्ड भी रहेगा जिसमें अति उच्च क्षमता वाले सुविधाएं मिलेंगी। जी अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलंदशहर में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगने वाला है। ये मैसेज जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप से होता हुआ पब्लिक के बीच फैल गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की आलोचना होने लगी। हालांकि डीएम ने इसे अफवाह बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा है कि जिले में कोई भी अतिरिक्त कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यूपी सरकार के जो भी आदेश हैं बस वही लागू होंगे। खबर फैलाई गई कि बुलंदशहर में अगले 1 सप्ताह तक कोरोना कर्फ्यू है। ऐसी कोई कोरोना कर्फ्यू का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैं जिलाधिकारी हूँ और हमारे द्वारा ऐसी कोई आदेश नहीं जारी किए गए थे। ये अलग है कि शासन द्वारा पूर्व से कर्फ्यू और सप्ताह के अंत में कोरोना कर्फ्यू रहता है, वो जारी रहेगा। और अन्य जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। मैं आपसे अपील करता हूँ लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दें।
कोविड महामारी से निपटने के लिए महाशक्तियां भारत के साथ आई हैं। पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका ने भारत की मदद करने का भरोसा दिया है। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा है कि वो इस संकट की घड़ी में भारत के साथ हैं और मिलकर बीमारी से लड़ेंगे। अमेरिका ने वेंटिलेटर देने की बात कही है। साथ ही वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने का अमेरिका ने आश्वासन दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत के समर्थन में बुर्ज खलीफा की इमारत को तिरंगा रोशनी में रंग दिया। इसके अलावा यूएई ने भारत को ऑक्सीजन की सप्लाई करने की बात भी कही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कि CAIT ने कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए भारतीय उद्योग जगत की तारीफ की है। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी को माटी का लाल बताया है। CAIT ने कहा है कि मुकेश अंबानी ने साबित किया है कि वो भारत माता के सपूत हैं। RIL ऐसे वक्त में आगे आया जब देश मुश्किल में था। CAIT ने PM मोदी और रतन टाटा की भी तारीफ की है। फेडरेशन ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई में सहयोग के लिए भी उद्योगपतियों की तारीफ होनी चाहिए। तो CAIT ने भारतीय उद्योग जगत की जमकर तारीफ की है। कोरोना से जंग में सहयोग के लिए तारीफ की गई है। खासतौर से RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी को माटी का लाल कहा गया है। इस मुश्किल वक्त में रिलायंस फाउंडेशन जिस तरीके से देश के लोगों के साथ खड़ा रहा, उसको लेकर अब ये तारीफ की गई है। सीएम योगी की मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार की तबीयत के बारे में लिखा है। मृत्युंजय ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। पिछले दिनों मैं और मेरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया था। 14 अप्रैल से हम लोग होम आइसोलेशन में थे। हालांकि इस बीच जो फ़ोन आते रहे, यथासंभव मदद करने की कोशिश करता रहा। अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूं। उम्मीद है कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और फिर से आप सबकी सेवा में हाजिर रह पाऊंगा। तो सीएम के मीडिया सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार, जिन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि 14 अप्रैल को वो और उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए थे। उसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे और यथासंभव हर किसी की मदद करने का प्रयास कर रहे थे। आगे भी उनका ये कहना है कि अब फिलहाल बेहतर महसूस कर रहा हूं, जिसके लिए जो भी मदद बन पाएगी वो करूंगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरोना क्राइसिस के बीच हो रहे इस चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करवाना बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जिन 20 जिलों में वोटिंग हो रही है, वहां 3 करोड़ से अधिक लोग आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, साथ ही पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इसके अलावा देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में आज मतदान हो रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तरफ से पहले ही लोगों को जागरूक कर दिया गया था कि जब भी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचें तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही जब वो क्यू में खड़े हों तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद अभी उम्मीद की जा रही कि प्रशासन की अपील का असर दिखेगा। लोग खुद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे और प्रशासन ने भी इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और एक बड़ी खबर ललितपुर से, जहां पर युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पेड़ पर लटके मिले हैं दोनों के शव। प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड की आशंका जाहिर की जा रही है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। बड़ी खबर हम आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां पर युवक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड की आशंका जाहिर की जा रही है। हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? पूरा मामला थाना जयपुरा के मिनोरा गांव का है। यहाँ ये जो लड़की और लड़के हैं ये एक ही गांव के हैं और लड़की का संबंध हो गया था। उसके परिवार वाले जो है उसकी सगाई करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच दोनों ने जो है पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।